हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 28 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग रिलीज द 4th एडिशन ऑफ द स्टेट हेल्थ इंडेक्स। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज है सोशल इश्यूज में कवर हो रही है, राइट। तो इस रिपोर्ट का जो टाइटल था वो है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। इसको डेवलप किया गया नीति आयोग के द्वारा, जिसमें असिस्टेंस किसने प्रोवाइड करी है? वर्ल्ड बैंक ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। अब देखो, जो 4th एडिशन है इसने इस अपनी रिपोर्ट में कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा है हेल्थ आउटकम्स पे उसको कैप्चर नहीं किया है, बिकॉज ये जो इंडेक्स परफॉर्मेंस है उसका जो बेस ईयर है वो 2018-19 है और रेफरेंस ईयर 2019-20 है। ठीक है, इसका एम ये था कि हम क्या करें कि किस तरह से हम स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में हेल्थ सिस्टम को अच्छा बना सके और सर्विस डिलीवरी इंप्रूव कर सके। हेल्थ मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि हम इस इंडेक्स को लिंक करेंगे कुछ इंसेंटिव से या कुछ स्कीम से जो भी चल रही है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। स्टेट हेल्थ इंडेक्स में हम क्या कर रहे हैं, मेनली 24 इंडिकेटर्स पे इस इंडेक्स को निकालते हैं जो किसके अंडर कवर होता है? हेल्थ आउटकम्स के अंदर, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन और कुछ इनपुट प्रोसेसिंग होते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, रैंक करते हैं स्टेट्स को ईयर वाइज उनकी कितना परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है और साथ ही ओवरऑल स्टेटस में। नियरली आधे से ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने अपने आधे रास्ते आधे टारगेट को भी पूरा नहीं किया है अगर हम ओवरऑल इंडेक्स स्कोर की बात करें। बाकी देखो गाइस, हर चीज़ का ये पता होना चाहिए कौन टॉप रैंक कर रही है। तो लार्जेस्ट स्टेट्स में जो रैंक किया टॉप पे है केरला और तमिलनाडु में, और एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में टॉप पे है यूपी, असम एंड तेलंगाना। स्मॉलर स्टेट्स में मिजोरम एंड त्रिपुरा में, और एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस मिजोरम मेघालय में। यूनियन टेरिटरीज में दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव जो कि मर्ज करके गई थी, और चंडीगढ़ ने, और इसमें दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी द स्टेट ऑफ इंडिया लाइवलीहुड सॉइल रिपोर्ट। ठीक है, तो इसकी क्या बात हो रही है? इंडिया की लाइवलीहुड की बात हो रही है। अगेन गाइस, ये जो हमारी बात है किस पे? सोसाइटी पे कवर होगी। ये रिपोर्ट रिलीज की गई है असेस डेवलपमेंट सर्विस। देखो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज ये कॉमन चीज़ नहीं है और ये एक नेशनल लाइवलीहुड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है? सिर्फ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को एनालाइज करता है। ठीक है, तो गाइस ये जो है कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में कवर होगी। ठीक है, नॉट अंडर द सोसाइटी, इकोनॉमी में कवर होगी। फाइन, अब देखो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। ये किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? जो लोग मतलब कि फार्मर्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे मेंबर्स फार्मर्स होते हैं, जो रजिस्टर्ड होता है आइडर अंडर था कंपनी एक्ट के पार्ट 9 में या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में। ये एक रिपोर्ट होती है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, जिसने रिकमेंड किया था कि हमें 2022 तक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन 7000 बनाने हैं और उसके बाद अगले 5 साल में 10,000 बनाने। क्यों? ताकि हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर सकें 2022 तक। ठीक है, एफपीओ क्या करता है? एक तरह का फार्मर्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सो दैट वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, क्वालिटी इनपुट टेक्नोलॉजी अच्छा लेके आ सके, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज मिल सके। ठीक है, और वो इनकम को अपनी बढ़ा सके। ठीक है, हाईलाइट्स क्या है अभी तक ये कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 1 से 5% कोई फंडिंग मिली है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो प्रमोट की गई है लास्ट 7 साल में। ठीक है, इसके अलावा जो एफपीओ रजिस्टर्ड है उनमें सिर्फ 5% ऐसे हैं जिन्हें ग्रांट्स मिले हैं अंडर द इक्विटी ग्रांट स्कीम या फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम। ठीक है, इसके अलावा जो एफपीओ रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट के अंडर, ठीक है, दे आर मेकिंग अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वाइल जो नंबर ऑफ एफपीओ जो रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में वो बहुत कम है। मतलब कि मैंने क्या बोला, एफपीओ 2 तरह के होते हैं, जो आइदर दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ठीक है, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर जो एफपीओ कवर है वो बहुत कम है, जबकि जो कंपनी एक्ट के अंडर वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या ली गई है सो दैट हम एफपीओ को प्रमोट कर सके। नेशनल पॉलिसी आई थी टू सपोर्ट एफपीओ 2013 में। इसके अलावा हमने क्या करना है, 10,000 एफपीओ को फॉर्म करना है, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम आई थी 2020 में आई थी। इसके अलावा एक प्रोड्यूस फंड दैट इज अ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट कॉर्पस फंड आ रहा है नाबार्ड के द्वारा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एफपीओ क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में होते तो हम उस तरह को किस तरह नर्चर कर सकें, उनको किस तरह से हम हेल्प कर सकें सो दैट वो आगे ग्रोथ कर सकें। फाइन, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफन इन्वोक्स प्रोविजन ऑफ FCRA फॉर द एनजीओस फॉरेन फंड। तो ये जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी। वेस्ट बंगाल का देखो, FCRA का सबसे पहले क्या करते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। देखो क्या होता है, जो भी आपकी इंडिया में एनजीओ है तो वो फॉरेन से किस तरह से डोनेशन ले सकते हैं, या फॉरेन कंपनीज या फॉरेन किस तरह से आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपकी कंपनी को या एनजीओ को, तो उसको भी रेगुलेशन करता है कौन? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्योंकि ये देखने के लिए कि कोई इनलीगल पैसा तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये FCRA एक्ट आया था। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का एक एनजीओ है जिसने कंसर्न शो किया है, जिसमें देखो वेस्ट बंगाल का एक एनजीओ जिसपे इल्जाम लगाया था कि वो क्या कर रहा है, कुछ फंडिंग जो ले रहा है उसके वायलेशन को, प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है FCRA के अंडर। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल एनजीओ ने वही कंसर्न रेज किया है कि आपने हमारी फंडिंग को सस्पेंड क्यों किया है। ठीक है, अब क्या प्रोविजन इन्वोक किया गया था? ठीक है, जरा हम देखते हैं। सेक्शन 13
सेक्शन 13 में मतलब क्या है, अगर आप किसी एनजीओ में सेक्शन 30 लगा देते हो तो इसका मतलब आपकी फंडिंग आपको 180 दिन तक नहीं मिलेगी। सेक्शन 40D के अंदर ये क्या है, जो FCRA सर्टिफिकेट है, मतलब अगर आप किसी भी एनजीओ को फॉरेन से फंडिंग लेनी है तो एक FCRA सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसको कैंसिल किया जाता है अगर आप किसी भी एक्ट के किसी भी प्रोविजन को वायलेट कर रहे हो। ठीक है, एक और आता है एफोर्सेड सेक्शन, उसको काफ़ी मल्टीपल टाइम्स इन्वोक किया गया है फॉर द एक्ट ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो अगर आप कुछ वायलेट करते हो तो ये सब कैंसिल हो सकता है। प्रोविजंस क्या है रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ एनजीओ, आप एनजीओ कैसे रेगुलेट कर सकते हैं इंडिया में। फेमा एक्ट आया था, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 1999 में, जिसको रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कुछ सर्टेन एनजीओ हैं जो रजिस्टर्ड हैं इसके अंडर, जो क्या करते हैं फॉरेन फंड्स को डिस्पर्स करते हैं टू वेरियस एसोसिएशंस इन इंडिया। ठीक है, जिससे कोई भी डोनेशन देते हैं। फाइन, न्यू रूल्स क्या है इसके अंदर, कुछ और प्रोविजंस आए थे। कुछ फंड्स को प्रोहिबिट करा है कि ट्रांसफर फंड नहीं होगा फ्रॉम वन एनजीओ टू अनदर। इसमें डिक्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थ्रू फॉरेन फंड्स, मतलब अगर आप 50% फॉरेन फंड पहले यूज़ कर सकते थे, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में 20% ही यूज़ कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कंपलसरी कर दिया। एक रूल 9 को असर्ट किया, जिसमें क्या है, अगर आपको फॉरेन फंड रिसीव करना है तो उससे पहले आपको प्रायर परमिशन लेनी है। इसके अलावा नीति आयोग की नोडल एजेंसी जो क्या करते हैं, एनजीओ को रजिस्टर करते हैं, जो भी मतलब कि फंड क्या करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, मेट्रोज सेलेक्ट सिटीज टू सी लॉन्च ऑफ द 5G सर्विसेज इन 2022 डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। ठीक है, 5G सर्विसेज की बात आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है, तो इकोनॉमी में कवर होगा। ठीक है, अभी तक आप 4G पे, तो 5G की बात हो रही है। अभी क्या एक रिलीज में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बोला है कि हम क्या करेंगे 5G जनरेशन 5G सर्विसेज को 13 सिटीज़ में लेके आने वाले 2022 में। इन सिटीज़ में गुरुग्राम, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब सिटीज भी इंक्लूड है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि हमारे इंडिया का अभी तक टेलीफोनिक सिनेरियो क्या है, देखो सितंबर 2021 में अगर टेलीफोन सब्सक्रिप्शन देखें तो टोटल 118.9 करोड़ है, डेंसिटी 86.89% है, मोबाइल कनेक्शन टोटल इतने हैं 116 करोड़, अर्बन एरिया में 66 करोड़ है, रूरल एरिया में 53 करोड़ है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन देखते हैं तो 83.37 करोड़ है, जिसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन 79 करोड़ है, और एवरेज जो मंथली आप डाटा कंज्यूम करते हो थ्रू वायरलेस डाटा, ठीक है, मतलब वाईफाई के थ्रू, तो 14 GB। ठीक है, मोबाइल टावर 6.6 लाख है, और FDI इसमें कितना आ रहा है, नियर अबाउट इतना करोड़ है। ठीक है, ये थोड़ा सा डाटा है जो अगर आप मेंस में लिखते हो तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। 5G क्या है, ऑफकोर्स ये हमारा मतलब मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में एक लेटेस्ट अपग्रेड होगा, जैसे अभी 4G चल रहा है तो 5G हो जाएगा। इसमें भी 3 टायर्स में बदला हुआ है, एक डिवाइड है लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। लो बैंड में क्या करेगा, वो स्पेक्ट्रम कवर करेगा जिसकी 1 GHz से कम फ्रिक्वेंसी है। ये क्या करता है, कवरेज इसकी अच्छी होगी, इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी, डाटा एक्सचेंज अच्छा होगा। हाई बैंड में जो मैक्सिमम स्पीड है वो लिमिटेड है 100 Mbps की, जो आपका नेट स्पीड होगा। मिड बैंड में क्या है, इसमें जो फ्रिक्वेंसी होगी उसकी रेंज ये होगी, हाई स्पीड कंपेयर करेगा कंपेयर टू लो बैंड। ऑफकोर्स लिमिटेशन क्या है, कवरेज एरिया कम होगा और सिग्नल्स पेनिट्रेट भी अच्छे से नहीं हो सकते। हाई बैंड क्या है, ऑफकोर्स इसकी फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा 24 GHz से भी ज़्यादा है, हाईएस्ट स्पीड देगा, पर वही है एक्सट्रीमली बहुत ही लिमिटेड कवरेज है, लाइक आप एक रूम में ही देगा अगर अच्छी स्पीड देगा। ठीक है, इस तरह से बहुत कम होगा। ठीक है, सिग्नल भी अच्छे नहीं होंगे। इंटरनेट स्पीड इसमें माना गया 20 Gbps होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं हम अपनी, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइज व्हेन डाउरी डेथ्स मे बी प्रिज्यूम्ड। तो गाइस अगेन ये जो न्यूज़ हमारी सोशल इश्यूज में कवर होगी। देखो, डाउरी डेथ को इंटरप्रेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्वालिफाई किया है कि जो डाउरी डेथ है वो प्रिज्यूम्ड हो गई है इफ द वाइफ वाज हरेस्ड बोथ मेंटली एंड फिजिकली क्लोथ बिफोर हर डेथ इन द मैरिटल। अगर अपने घर में भी, अपने मायके में भी अगर वुमेन को मेंटली या फिजिकली हरेस किया गया है तो उसको डायरी डेथ माना जाएगा कि उसकी डायरी की वजह से डेथ हो गया। डाउरी डेथ क्या मतलब होता है, डाउरी डेथ को डिफाइन किया गया है बाय सेक्शन 304B। तो आपको पता होना चाहिए कि डाउरी डेथ को डिफाइन किया गया है इंडियन पिनल कोड में, जिसको हम मिला के पढ़ते हैं सेक्शन 113B के साथ, ऑन प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ ऑफ द एविडेंस एक्ट इन केस ऑफ अ डाउरी डेथ। लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने बोला था कि अगर बिफोर हर डेथ अगर ये बोला गया कि उसके साथ क्रुएलिटी हुई है तो इसका मतलब है कि उसकी वजह से, डाउरी की वजह से उसकी डेथ की गई है। ऑल्सो इट शुड बी कंटिन्यूअस, एक सेकेंड सॉरी, ऑल्सो इट शुड बी कंटिन्यूअस फ्रॉम द एक्यूज्ड मेकिंग लाइफ ऑफ द डिजीज मिजरेबल विच में फोर्स है टू कमिट सुसाइड। या तो आपने उस बंदे की लाइफ इतनी ज़्यादा मतलब बेकार बना दी कि उस बंदे को सुसाइड करना पड़ गया, तो वो भी माना जाएगा कि वो डाउरी की वजह से डेथ हुआ है। डाउरी जिसे हम दहेज भी बोलते हैं या फिर साउथ इंडिया में स्त्री धर्म भी बोलते हैं।
इसको डिफाइन किया गया बाय डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप मैरिज के वक्त आप दे रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो उसको डाउरी माना जाता है। बहुत बड़ी सोशल इविल है जो बहुत लंबे समय से आ रहा है और डाउरी डेथ को एक ऑफेंस माना गया था और ऐड किया गया था इंडियन पेनल कोड में 1986 में। अब जब हम ये तरह डाटा देखते हैं ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनसीआरबी क्राइम इन इंडिया 2020 के अकॉर्डिंग 10,366 रिपोर्ट होते हैं केसेस जिसके अंदर डाउरी डेथ इतनी होती हैं। अपार्ट फ्रॉम डाउरी डेथ, क्रूएलिटी या जो टॉर्चर होता है वुमेन पे या जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो बहुत एक कॉमन टाइप ऑफ डाउरी क्राइम्स देखने को मिले। फाइन, अब हम बढ़ते अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे आज की। सबसे पहले है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो एक इसको सेटअप किया गया अंडर द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 जिसको पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था। इसके अंदर ये कि हमें क्या करना है, हमें कुछ मैंडेटरी बनाना है टू स्टैंडर्डाइज रेगुलेट एंड मॉनिटरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ पे इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन। ये अभी क्या कर रहा है जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक नेशनल सिम्पोजियम को ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें हम एक प्लान बनाएंगे कि किस तरह से हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट है ग्लोसरी फॉर द LGBTQ कम्युनिटी। पता ही होगा LGBT, ठीक है, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांस, ये सब है, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट ने सुजेस्ट किया कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो एक ग्लोसरी के साथ आए सो दैट हम LGBT कम्युनिटी के मेंबर्स को एड्रेस कर सके। LGBT कम्युनिटी का मतलब होता है लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल एंड अजेंडर, ठीक है। ये टर्म्स ऑफ डेफिनेशन कम्युनिटी हम इसमें क्या कर रहे हैं, अभी भी इसकी क्या डेफिनेशन है वो अभी भी घूम रही है, ठीक है। ट्रांसजेंडर पर्सन है 2019 आए थे जिसमें ट्रांसजेंडर पर्सन को डिफाइन किया गया था वो जेंडर जो लोग अपने जेंडर को मैच नहीं कर पाते जो मेल या फीमेल के साथ, ठीक है। हाईवर इसमें बोला कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है वो बहुत ही कम है हमारी कम्युनिटी के LGBT कम्युनिटी के उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स आर द न्यू सिक्योरिटीज टू प्रोवाइड। जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट है वो एक न्यू सिक्योरिटीज है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्पेसिफाई किया जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट है उसको एज ए शेयर काउंट किया गया अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट है। देखो अगर आप अपना गोल्ड रखते हो फिजिकल लोड या फिर बैंक में या कहीं पे भी तो उस पर रखने के बाद आपको एक इलेक्ट्रॉनिकली गोल्ड रिसिप्ट क्या मिलती है। तो अब आप उसको क्या कर सकते हो, उसके साथ शेयर कर सकते हो, आप उसके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। शेयर्स के तरह ही इसको भी आप क्या कर सकते हो तो डीमैट फॉर्म में रख सकते हो और इसको अपने टाइम पे जब आपको चाहे इसको फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो व्हेन नीडेड, ठीक है। इसको आप ट्रेड कर सकते हो और इसको इवन कि अगर आपको कुछ पैसे क्लियर करना है तो उसको आप सेटलमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो एंड इट विल इवेंचुअली, इससे क्या होगा गोल्ड एक्सचेंज मार्केट में लोग गोल्ड की ट्रेडिंग अच्छी बन जाए, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट है सोया मिल। रिसेंटली के गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया जो सोया मिल ये एक एसेंशियल कमोडिटी होगी अप टू 30 जून 2022 अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो अभी आपको पता है कितने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आता है, तो ये अभी फिलहाल इसको एसेंशियल कमोडिटी मानी गई है। सोयाबीन मिल एक तरह का जब हम सोया ऑयल निकालते हैं तो एक बाय प्रोडक्ट होता है और कॉमनली इसमें बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। जैसे बोलते हैं जो लोग वेजिटेरियन है अगर वो अंडा या ये सब नहीं खाते तो वो सोया खाएं, ठीक है। नियर अबाउट इसमें 44 to 48% प्रोटीन होती है, ठीक है। विद क्योंकि सोया मिल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसका प्राइस करना बहुत जरूरी था रेगुलेट करना, इसलिए इसको एसेंशियल कमोडिटी में रखा गया है सो दैट हम इसकी प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। नेक्स्ट है रेयर ब्लैक रोट आर्ट इन डिपिक्ट्स इन फाउंड इन आंध्रा। अभी के जो रेयर ड्राइंग्स हैं जो पुरानी मेगालिथिक पीरियड से पाई जाती हैं या फिर अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड से, उसको मिली है आंध्र प्रदेश के कन्नौर डिस्ट्रिक्ट के 2 केस में। रॉक आर्ट्स यूजली कलर में होते हैं ब्लैक राइटेड वाइट पिगमेंट्स में और कुछ साइजेस में पाई जाती हैं। ये एक जिनिक स्क्रिप्टाइट से बनी होती हैं। मेजोरिटी जो इसमें क्या बना होते हैं मेनली या तो ह्यूमन की फिगर्स या फिर कुछ स्टिक फिगर्स होती हैं। सेकंड शेल्टर में रेड एंड वाइट पिगमेंट पेंटिंग्स भी मिली रॉक शेल्टर में, ठीक है, जहाँ पे हॉर्सेस की इमेज होती है, साथ में ह्यूमंस की भी होती है या डियर एंड बुल की होती है, ठीक है। ये केव्स को लोकली ये दूर लगाई भी बोलता जाता है, सीधू लगाई या फिर गुरा लपाता भी बोला जाता है। फाइन। नेक्स्ट है कुछ न्यूज़ में रिवर्स हैं जरा हम पढ़ते हैं। रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कुछ वेरियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन को रखा है ऑन डिफरेंट रिवर। सबसे पहला गिरी रिवर रेणुकाजी डैम प्रोजेक्ट। ये यमुना जी की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो अराइव होती है कहाँ से, जुबाल की हिल्स से, फ्लो थ्रू साउथ ईस्टर्न हिमाचल इंक्लूडिंग शिमला हिल्स बिफोर ज्वाइनिंग यमुना, ठीक है। ये पोंटा के पास पड़ता है एंड ठीक
ठीक है। सतलुज रिवर लुहड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये रकत्सल जो कि तिब्बत के मानसरोवर के पास है वहाँ से है, इंडिया में एंटर करती है सतलुज नियर शिपकिला और ड्रेन होती है पाकिस्तान के इंडस में। सतलुज पे भाखड़ा नंगल डैम है जो ऑलरेडी बिल्ड हो रखा है। ब्यास रिवर धौल सीधा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास के पास बनाया जा रहा है, जो सतलुज को ज्वाइन करती है हरिके जो कि पंजाब में है। रिवर ब्यास पे ऑलरेडी पोंग डैम लेक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये एक इंटरनेशनल वेट साइट भी है, वेटलैंड है। पबार रिवर सावड़ा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये ओरिजिनेट होता है चांद्रनान ग्लेशियर से जो कि तोंस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और वर्दर ये यमुना में जाके ड्रेन कर देते हैं खुद को। प्लेसेस हैं कुछ न्यूज़ में, विच इज़ द लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे। सोमालिया रिसेंटली के जो सोमालिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे टेंशन बढ़ गई है। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु, और ये ईस्टर्न मोस्ट कंट्री अफ्रीका की, विच इज़ लाइक इन द नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो इक्वेटर से पास होकर जाती है। बॉर्डर कहाँ कहाँ से शेयर करता है, देखो पता होना चाहिए, जिबूटी इथोपिया कीनिया से करता है, विद गल्फ ऑफ एडन इसके नॉर्थ में है और इंडियन ओशन इसके ईस्ट में है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सोमालिया है और इसके ईस्ट में है इंडियन ओशन, और नॉर्थ में क्या है इसके गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है, फ्लैट एलिवेटेड रीजन है, जुब्बा और शबेले पेरेनियल रिवर्स हैं, कभी कभी मतलब डिपेंड करता है कैसे आ रही है, ठीक है। विद करकर माउंटेन्स हैं जो कि मेन माउंटेन है, और माउंट शिमला की हाईएस्ट पीक है। फाइन, तो ये डेली करंट अफेयर्स आज से कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।